नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले कि दिल्ली में हुए चौथे भारत मध्य एशिया संवाद के दौरान विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है एक बड़ी और अहम प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। आपको बताते हुए चले कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और मध्य एशियाई दोनों देशों के बीच में एक बड़ी जो है साझेदारी यहां पर हो रही है। दोनों देश के बीच सहस्त्र शताब्दियों पुराने और आपको बताते हुए चले कि सांस्कृतिक और इसी के साथ ही आपको बताते हुए चले कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा उन्होंने की। दोनों देशों का आभार जताया और कहा कि भारत ऐसे दोस्तों की सराहना करता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार, विचार और लोगों के बीच संपर्क जैसे पहलुओं पर उनकी तरफ से भी साझेदारी अब सामने निकल करके आ रही है। और चलिए अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर इस ऐतिहासिक मौके पर एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और नई बड़ी उपलब्धि दी है। ये ट्रेन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और इसके शुरू होने से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बीच की यात्रा जो है वो मात्र 3 घंटे में पूरी हो सकेगी, जो पहले काफी समय लेती थी। ये रेल सेवा न केवल समय की बचत करेगी बल्कि कश्मीर घाटी के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर और तेज कनेक्टिविटी भी देगी। ये परियोजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन कश्मीर के विकास, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। तो चलिए अब रुख करेंगे पटना की ओर, जहां पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को डुबोने के लिए आ रहे हैं और गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा।
जायसवाल ने आगे कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस का जनाधार कमजोर होता है। उनका ये दौरा भी सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है जिससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की कथनी और करनी में फर्क को समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का दौरा जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस जो है वो लाचार है और सरकार अचेत अवस्था में है, किसी को जनता की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने मौजूदा हालात को महाजंगल राज करार दिया। उन्होंने पटना एम्स का दौरा करने के बाद अस्पताल में फैली अव्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर लेटे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली और स्वास्थ्य पर भी हम परोक्ष निशाना साधेंगे। आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहते हैं? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसी? आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया। ये ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय रेलवे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस परियोजना से कश्मीर घाटी को पूरे भारत से रेल मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र का विकास, व्यापार और
पर्यटन को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये पुल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विकास और खुशहाली के नए अवसर लेकर आएगा। इस उद्घाटन के साथ ही जम्मू कश्मीर में विकास और संपर्क के नए युग की शुरुआत हुई। तो उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ का दौरा कर सुरक्षा की स्थिति का समीक्षा करते हुए वे नजर आए। ये दौरा उस समय हुआ जब क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। दौरे के दौरान उन्होंने सेना के जवानों के आतंकवाद विरोधी अभियान में तत्परता, सामरिक सूझबूझ और उच्च सतर्कता की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जवानों से उनके हौसले और पेशेवर रवैये की सराहना करते हुए उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रुख बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। इस दौरे को क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा अभियानों की प्रगति की समीक्षा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर स्कूलों के पुनर्विकास और शिक्षा नीति को लेकर तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस इमारत का निर्माण 2018 में हुआ था उसके संबंध में केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। मंत्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने केवल अस्थायी रूप से इन दोनों इमारतों के बीच की खाई को एक शीट से ढक दिया है, जिससे वास्तुकला में गंभीर दोष उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि यह तरीका न सिर्फ अस्थायी समाधान है बल्कि इससे इमारत की गुणवत्ता और स्थिरता भी प्रभावित हुई है। प्रवेश वर्मा का यह भी कहना है कि इस तरह की उपेक्षा शिक्षा के पुनर्विकास के दावों के बिल्कुल विपरीत है और जनता को इस बारे में सचेत होना चाहिए। उन्होंने सरकार से बेहतर योजनाओं और ठोस कार्यों की उम्मीद जताई है। कि ये बिल्डिंग 2018 में बनी थी और जो माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छी सारी बिल्डिंग बनाई है। आप ये देख रहे हैं, वो वाला कोना देखेंगे तो दोनों बिल्डिंग मिली हुई है। ये कोना देखेंगे कितना गैप आया हुआ है। इसको केवल एक करने के लिए ऐसा शीट लगा के उसमें 2 कीले ठोककर कि वो बिल्डिंग अलग नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा गैप ये देख रहे हैं बिल्डिंग में कि ये बिल्डिंग 2018 में बनी थी और जो माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छी सारी बिल्डिंग बनाई है। आप ये देख रहे हैं, वो वाला कोना देखेंगे तो दोनों बिल्डिंग मिली हुई है। ये कोना देखेंगे कितना गैप आया हुआ है। इसको केवल एक करने के लिए ऐसा शीट लगा के उसमें 2 कीले ठोककर कि वो बिल्डिंग अलग नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा गैप ये देख रहे हैं बिल्डिंग में कि ये बिल्डिंग 2018 में बनी थी और जो माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छी सारी बिल्डिंग बनाई है। आप तो पटना में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद आज राजगीर गया में अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों और महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उनके शासन में डॉक्टर अंबेडकर को वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक और दलित प्रतिनिधित्व को लेकर के भी राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल के बिहार दौरे से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले बताना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उनके पिता दादाजी और नाना जी ने जाकर बंगाल में अपमानित क्यों किया। भीमराव अंबेडकर को उनके समय में कभी कोई सम्मान क्यों नहीं मिला। महिलाओं का शोषण सबसे अधिक उनके समय ही क्यों हुआ। तो ये सारे सवाल के जवाब पहले उनको देने चाहिए। केवल महिलाओं और दलितों की बात करने वाला, महिला आरक्षण के भी विधेयक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे नरेंद्र मोदी में। तो मैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, आप परिवार के बाहर न दलित को देखते हैं न बाहर के परिवार के बाद किसी महिला को। महिला है तो आपकी बहन होगी, दलित में कभी आपने आगे। तो मुंबई की बहुचर्चित मीठी नदी की सफाई में हुए कथित 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभिनेता डीनो मोरिया के घर सहित मुंबई और कोच्चि के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी को इस घोटाले में फंड डाइवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिले हैं, जिसके बाद अब बॉलीवुड कनेक्शन भी जांच के घेरे में आ गया है।
तो वही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में हुई अमानवीय घटना ने सिस्टम की नींव हिला दी है। बुधवार रात की लापरवाही के बाद जब सांसद मनीष जायसवाल गुरुवार को पूर्व निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। खुद सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति, जिन्हें सांसद ने सुबह ही फोन कर उपस्थित रहने को कहा था, वो बिना जानकारी के वहां से गायब मिले। सांसद ने मौके पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया और जमकर के फटकार लगाई। लेबर रूम विभाग में मिली लापरवाही के बाद डॉक्टर अनुकरण पूर्ति, एचओडी डॉक्टर रामेश्वरी बेग और डॉक्टर आकांक्षा को शौकाज नोटिस भेजा गया है। सांसद ने वहीं से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन कर पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, कल हम लोग उनसे बात किए थे और आज का टाइम लिए थे कि 9 बजे हम आएंगे। उनको सूचित किए थे कि भाई 9 बजे हम आएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा कि रात में डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो है वो एब्सेंट रहेगा। नर्स किसी पेशेंट को देखेगा और उसको टहला देगा, बोल देगा कि आप जो है वो चले जाइए, मतलब प्राइवेट में चले जाइए, और खाली डॉक्टर जो है बिना देखे हुए, बिना आला लगाए हुए, बिना फिजिकली देखे हुए ये बोल दे कि आपको ये नहीं है तो आपको वो नहीं है। 1 बजे वो महिला पहुंचती है इस अस्पताल में और 4 बजे यहां से डिस्ट्रेस होकर के चली जाती है जब उसके पेशेंट का हाल। तो वही कटरा से श्रीनगर तक दौड़ती वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एकता, विकास और नए भारत की रफ्तार का प्रतीक बन गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे देश के 2 छोरों कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को जमीन पर उतारने का कार्य है। ये पुल, ये रेल लाइन अब जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं और भारत की भावनाओं को जोड़ने वाला सेतु बन चुकी है। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के 2 छोरों को मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम है। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के 2 छोरों को मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कराटे का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और कराटे जैसे खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने छात्रों से प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी ली और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं बल्कि ये अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा का जरिया भी है। इस मौके पर मंदिर परिसर में मौजूद अन्य लोगों से भी उन्होंने संवाद किया। मुख्यमंत्री की ये पहल शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बरेली जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बरेली पहुंचते ही जिलाधिकारी ने उनका स्वागत किया और इसके बाद वे सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए। डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी लैब समेत कई विभागों का निरीक्षण किया।
बरेली जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं, तो स्नेक बाइट के सभी मरीजों को तत्काल अटेंड किया जाए। और यहाँ पर 2-3 मरीज स्नेक बाइट के हमें मिले हैं, 2-3 मरीज हमें डॉग बाइट के मिले हैं। यहाँ सभी प्रकार के हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन उपलब्ध हैं और जिलाधिकारी महोदय से तो नोएडा में एक बार फिर से कोविड संक्रमण में रफ्तार जो है वो देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में जिले में 32 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब तक जिले में कुल 190 एक्टिव कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 111 महिलाएं और 89 पुरुष संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 12 साल पुराने रिश्वतखोरी मामले में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व अधिकारी भूपेंद्र सिंह भाटियानी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। भाटियानी उस्मानपुर बाराबंकी के तत्कालीन अधिकारी थे, जिन्हें इस भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया गया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने उन पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट की तरफ से तमाम तस्वीरें अब बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो चुकी है। सीबीआई की तरफ से अब ये कार्रवाई अपने एक अलग चरण पर नजर आ रही है। दुनिया एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि उनका असर ही खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं। ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती। ये न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी उजागर करता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इसे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी
एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम दो विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है, ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल न करें। और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके। इसका एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।